हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक सोशल स्टडीज़ कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को हम कवर करने वाले हैं। इसी सीरीज़ में हमने आज क्लास 6 के चैप्टर को लिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है विविधता। विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है या एक प्रकार की विचारधारा होती है, जिसमें हमारे देश में हमें विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, भाषा के लोग हमें देखने को मिलते हैं। और एक सिस्टमेटिक वे में देखें तो विविधता की परिभाषा को अगर हम लें, यह एक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग लोगों के समूहों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह हमें अद्वितीय बनाती है, जैसे संस्कृति, धर्म, नस्ल या विश्वास के चलते। इसी क्रम में अगर हम देखें, विविधता जो है वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध, कैसे हमारे जीवन को इन्हांस करती है, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। इससे हमारा आपसी भाईचारा बढ़ता है, सहयोग बढ़ाने में हमें हेल्प करती है, नवीन विचारों का हमारे जीवन में समावेश होता है। नवीन विचारों से ही हमारे जीवन में नई कहानियों या कविताएं लिखने का हमें मनोबल मिलता है। इस अध्याय में हमने एक दोस्ती करना, दो बच्चों के बारे में बताया गया है, जिसमें एक हिंदू बच्चा जो कि स्कूल जाता हुआ और 2 भाषाएं या 3 भाषाओं का ज्ञान रखता है, और एक दूसरा बच्चा जो अखबार बेचता हुआ मुस्लिम धर्म से संबंधित है, जिसमें दोनों अखबार खरीदने और बेचने के क्रम में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें वो ये नहीं मायने रखता कि वो किस धर्म से आते हैं, बल्कि विविधता में इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम भारत में विविधता के बारे में देखते हैं कि भारत में हमें किस तरह से हम डाइवर्सिटी को देखते हुए मिलते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, जैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषाई राज्य देखने को मिलते हैं और दक्षिण भारत में अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे मलयालम, तेलुगु, उर्दू, सबकी अलग अलग है। इसी में विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। उत्तर भारत में चावल और गेहूं का ज़्यादा सेवन किया जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में मछली पालन होने के चलते और वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होने के चलते ये मुख्य भोजन कहलाते हैं। इसी क्रम में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में होली, दिवाली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत के अपने पोंगल या गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में आपको पता ही होगा, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, इस्लाम, बौद्ध, सिख सभी धर्मों के लोग हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विविधता पर ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। चैप्टर में हमें दो लोकेशंस के बारे में बताया गया है, जिसमें एक हमने उत्तर भारत का क्षेत्र लिया है और एक दक्षिण भारत का क्षेत्र लिया है, जिसमें एक लद्दाख है और दूसरा केरला है। अगर इनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो लद्दाख आज एक केंद्र शासित प्रदेश है और केरला हमारा एक राज्य है जो कि एक दक्षिण में पड़ने वाला राज्य है। और ये हमारा उत्तर भारत, जिसमें हम बोले तो इसको जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के चलते यहाँ पे किस तरह से विविधता हमें देखने को मिलती है। लद्दाख में जो है जम्मू कश्मीर क्योंकि इधर पड़ता है, इसके पूर्व में लद्दाख पड़ेगा, तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में एक रेगिस्तानी इलाका है। ये बर्फ़ से ढका हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है और इसी के चलते यहाँ पे ना तो हमें ज़्यादा खेती देखने को मिलती है, बर्फ़ से ढके होने के कारण यहाँ पे कम वृक्ष मिलते हैं और कम समृद्ध क्षेत्र है, जिसके चलते यहाँ पे खेती नहीं की जाती। और आगे देखें तो यहाँ बकरी लोग पालते ज़्यादा मिलते हैं और उसमें भी ख़ास तौर पे पश्मीना नाम की जो बकरी है, और उसी से हमें पश्मीना ऊन मिलता है, जो कि एक उन्नत या एक हाई क्वालिटी का ऊन होता है, जो कि अधिकतर जम्मू कश्मीर या लद्दाख में ही हमें देखने को मिलेगा।
सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक रेगिस्तानी इलाका है और किसी तरह की यहाँ पे आर्थिक गतिविधि ना होने के चलते भी लद्दाख एक महत्वपूर्ण इलाका किस लिए है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है मध्य एशिया के देशों में। और इसी तरह से लद्दाख से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। भारत से अगर तिब्बत में जाने वाला जो बौद्ध धर्म है, क्योंकि आपको पता ही होगा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी, गौतम बुद्ध जो उसके जनक रहे, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म को पहुंचाने का काम लद्दाख के चलते ही हुआ। अभी केरल पे आते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का एक राज्य है, ये दक्षिण पश्चिम में भारत के पड़ता है। केरल की भूमि उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, मानसून भी अगर आता है तो सबसे पहले यहीं से टकराता है, और जो मानसून के आने का जो टाइम होता है, जब चावल की खेती का टाइम होता है, तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि चावल की खेती उपजाने का एक अच्छी उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराता है। पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले, क्योंकि केरल की बात करें तो यहाँ पे हमें ऊंची पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ पे काली मिर्च, इलायची और लौंग जैसे हमें मसाले देखने को मिलते हैं, जो कि उन्नत किस्म के होते हैं। जिसमें प्राचीन समय में हमने यूरोप के लोगों को काली मिर्च के लिए भारत आते हुए हमने देखा है, जो कि काली मिर्च को यवन से भी लोग हमने आते देखे हैं। इसी क्रम में अगर देखें, सबसे पहले केरला में अरबी और यहूदी लोग आए थे, जो कि इस्लाम धर्म को यहाँ पे लेके आया है। इसी क्रम में वास्को डी गामा पानी के रास्ते भारत पहुँचा था, जो भारत में ईसाई धर्म का सूत्रपात हुआ। इसी क्रम में अगर हम देखें तो लद्दाख में हमें बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म ज़्यादा देखने को मिलता है, और केरला में हमें इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई धर्म ज़्यादा देखने को मिलता है। विविधता में एकता की बात करें, भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है, जिसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में भली भांति देखा जा सकता है, जिसने अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति को तोड़ कर रख दिया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलनों में न केवल हिंदू धर्म के लोगों ने भूमिका निभाई थी, उसमें हमने इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्मों के लोगों को भागीदारी करते हुए देखा था। यहीं पे आपका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। इससे अलग अगर मैं आपको कुछ अन्य बातें या अन्य तथ्यों के तौर पे बताऊं, तो 31 अक्टूबर को हमारे देश में एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। क्योंकि इन्हीं के चलते स्वतंत्रता के दौरान हमारी 563 रियासतों को एकजुट करने में भूमिका निभाई गई थी। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो कि राष्ट्रीय गान हमें हमारे देश को एक स्पष्ट रूप से विविधता की छवि उसमें, या विविधता में एकता की छवि का सूत्रपात करता है। मैं आशा करूँगी, या मुझे आशा है कि आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा, और पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।